नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय मृदा के संबंध में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट में हम लोग भारतीय मृदा के बारे में यह समझे कि भारतीय मृदा को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा कुल कितने भागों में बांटा गया। तो कुल 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पर्वतीय, दूसरा जलोढ़, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पाँचवा लैटराइट मिट्टी, छठा मरुस्थलीय मिट्टी और सातवां पीट एवं दलदलीय मिट्टी और आठवां लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो मिट्टी का प्रकार कितना है भारतीय मिट्टी का? तो 8 प्रकार का है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल है और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह सब हम लोग देख चुके थे। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज़, काली मिट्टी किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी के संबंध में आप यहाँ से देख सकते हैं, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र यह है काली मिट्टी वाला, यह क्षेत्र है काली मिट्टी वाला। इतना क्षेत्र में जो है काली मिट्टी फैला हुआ है भारत के। काली मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगोर मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? अधिकांशतः पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बोलेंगे काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। या पूछेगा रेगूर मिट्टी और किस एक मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसे करेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चेरनोज़म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज़म के नाम से जाना जाता है। चेरनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में विश्व में चेरनोज़म मिट्टी जो है वह मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में और ग्रेट लेक्स जो USA और कनाडा की सीमा पर है के पश्चिम में पाया जाता है। तो चेरनोज़म मिट्टी या काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोज़म के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दूसरी बात, काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड में। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार आपको बताया गया था कि प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार है, या आप उसे कह सकते हैं, आप जब भारत के मानचित्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन के पठार तो नहीं लिखा हुआ मिलेगा अधिकांश, वहाँ मिलता है अधिकांश देखने के लिए क्या? तो दक्षिण का पठार। तो दक्कन का पठार जो है यह प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में त्रिभुजाकार आकृति में भारत का सबसे बड़ा पठार है प्रायद्वीपीय भारत में। इसका निर्माण बैसाल्टिक लावा से निर्मित होने के कारण काली मृदा से संपन्न मृदा है। मतलब कि काली मिट्टी जो है वह दक्कन के पठार और मलावी का पठार, यह दोनों जो पठार है यह काली मिट्टी से सर्वाधिक आप कह सकते हैं या सर्वाधिक भाग पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक तो काली मिट्टी दक्कन के पठार में। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। दक्कन के पठार के संबंध थोड़ा सा सुन लीजिए, जब नाम आया है तो दक्कन के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला महाराष्ट्र का पठार, दूसरा आंध्रा का पठार और तीसरा कर्नाटका का पठार। यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी क्यों कहते हैं यदि कोई पूछे? तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप के, मतलब कि दक्कन के पठार के लावा चट्टानों की टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस कारण से इसे काली मिट्टी कहा जाता है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी
और किस पठार की विशेषता है? तो मालवा के पठार की भी विशेषता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जब पूछे आपसे, काली मिट्टी का जब सर्वाधिक विस्तार पूछे आपसे, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। तो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है सर्वाधिक विस्तार। कहाँ? तो जब पूछे सर्वाधिक विस्तार कहाँ है तो महाराष्ट्र में। लेकिन काली मिट्टी का विस्तार उत्तरी कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात राज्य तक है। किसका विस्तार? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो उत्तरी कर्नाटक, पूरा कर्नाटक में नहीं है, उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात राज्य तक है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता है कि काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी में क्या है कि जल धारण करने की जो है वह सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। यह आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे काली मिट्टी से। और काली मिट्टी में सर्वाधिक जो जल धारण करने की क्षमता जब ही होगी तो कन्फर्म है कि वह मिट्टी क्या होगी? दलदली और चिपचिपी होगी। मतलब क्या? यदि काली मिट्टी में थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए तो यह मिट्टी क्या होती है? चिपचिपी हो जाती है। इस वजह से इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी शुष्क खेती के सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। मतलब कि काली मिट्टी जो है वह शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण से यह मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए आप यहाँ से लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ से इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है? तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत के कुल 3% क्षेत्र पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए 2 प्रमुख परिस्थितियां आवश्यक होती है। पहला, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। दूसरा, अधिक गर्मी होनी चाहिए। यह दोनों परिस्थिति जिन क्षेत्रों में होगी उन्हीं क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो यह तो निश्चित है कि यह दोनों क्षेत्र संपूर्ण भारत में पाई नहीं जाएगी, और यदि संपूर्ण भारत में पाई जाती तो लेटेराइट मिट्टी का जो परसेंटेज आपको बतलाया गया है, तो इससे भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3% क्षेत्र पर पाने का क्या मतलब है या उपलब्ध होने का इसका क्या कारण है। इसका मतलब यही है कि भारत के कुछ ही ऐसा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों पर यह दोनों परिस्थितियाँ पाई जाती है। दोनों परिस्थितियाँ भारत की 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन सा? पहला, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी घाट, यह हुआ पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर या ढाल पर, उड़ीसा के तट पर, यहाँ उड़ीसा के तट पर, और शिलोंग का पठार। आपको पता होगा शिलोंग का पठार, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, इन चारों को एक साथ शिलोंग का पठार कह सकते हैं। इन 3-4 क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? केरल में है। इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। रीजन, विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ गर्मी भी अधिक पड़ती है। तो दोनों क्षेत्र हुआ, यहाँ पर अधिक वर्षा, 200 से अधिक वर्षा भी होना चाहिए, और अधिक गर्मी, क्योंकि विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? अधिक गर्मी भी पाया जाता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी सह्याद्री, तमिलनाडु के सेबराय पहाड़ी पर, उड़ीसा तट पर तथा झारखंड की पहाड़ी और असम, मेघालय की पहाड़ियों पर लेटेराइट मिट्टी का कुछ अंश दिखाई देता है।
तो जब भी पूछिए आपसे कि भारत में लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र बताएं आप, तो आप बताएंगे नंबर 1 सह्याद्री, नंबर 2 तमिलनाडु की शेवराय पहाड़ी पर, यहाँ पर है शेवराय पहाड़ी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भारत के फिजिकल ज्योग्राफी में, शेवराय पहाड़ी। तीसरा उड़ीसा के तट पर, चौथा झारखंड की राजमल पहाड़ियाँ पर, पाँचवा असम व मेघालय की पहाड़ियाँ पर लेटराइट मिट्टी का कुछ अंश पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, इन तीनों के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? तो आप बताएंगे लेटराइट मिट्टी जो है यह भारत का जलोढ़, लाल और काली मिट्टी के बाद चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लेटेराइट मिट्टी का रंग ईंट की तरह होता है। यहाँ यह नहीं बोला गया है कि ईंट ही होता है, इसका कलर जो है वह ईंट की तरह होता है। और ईंट बनाने में सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। अब इसका मतलब यह नहीं सोचिएगा कि सर हमारे आसपास तो लेटेराइट मिट्टी पाया नहीं जाता है, जो उत्तर प्रदेश के होंगे, जो बिहार के होंगे, तो फिर हमारे यहाँ ईंट कैसे बनता है। शब्द को सुनिए, लेटेराइट मिट्टी जो है वह ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सबसे सुपर मिट्टी है। ऐसा नहीं है कि लेटेराइट मिट्टी से ही ईंट बनेगा, ठीक है। तो यह नहीं सोचेंगे हम कि मेरे क्षेत्र में तो लेटेराइट मिट्टी है नहीं, तो फिर यहाँ ईंट कैसे बनता है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। किन किन तत्वों की? ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जबकि लाल मिट्टी में सिर्फ लोहे के ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। किसका रंग? लेटेराइट मिट्टी का भी। अधिक वर्षा के कारण और क्रमशः भीगने और सूखने के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टियों, किन क्षेत्रों की मिट्टियों? झारखंड, उड़ीसा तट, सह्याद्री, तमिलनाडु, राजमहल की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों की मिट्टियों में जो है सिलिका पदार्थ का मिट्टी के निचले हिस्सा में चला जाता है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी के निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। तो सीधा पूछता है यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू उपजाया जाता है। कौन कौन सा? चाय, कॉफ़ी, काजू उपजाया जाता है किन क्षेत्रों में? तो लेटेराइट मिट्टी में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टियाँ। मरुस्थलीय मिट्टी जो है यह पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में। तो देखिए यहाँ से मरुस्थलीय मिट्टी, यह जो पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में इसमें यह मिट्टी पाया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पर तो यह राजस्थान वाला क्षेत्र है और कुछ हिस्सा यहाँ पर इसका गुजरात से भी लगा हुआ कुछ हिस्सा। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार दक्षिण पंजाब मतलब क्या? पंजाब का निचला हिस्सा, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। मरुस्थलीय मिट्टी का खाद्यान्नों की उत्पत्ति इस मिट्टी में संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। कहाँ पर? तो मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी का जब पूछे आपसे कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आप बताएंगे राजस्थान में है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, जहाँ हरिके बांध पर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहाँ पर खाद्यान्नों की खेती की जाती है। उदाहरण के लिए श्रीगंगानगर जिला, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीय पूरे क्षेत्र में खाद्यान्नों की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन राजस्थान का एक ज़िला है श्रीगंगानगर जिला, उस ज़िला को इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाकर उस ज़िला को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। इस वजह से वह ज़िला जो है वह खाद्यान्नों की खेती भी करती है। कौन सा ज़िला? तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला। उसके बाद अब आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी आता है। पर्वतीय मिट्टी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह इस तरह से कुछ पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है आप देख सकते हैं, यहाँ भी है, इस तरह से भी कुछ पर्वतीय मिट्टी है। तो मतलब क्या, पर्वतीय मिट्टी यहाँ भी है कुछ। तो आप कह सकते हैं हिमालय के साथ साथ पाई जाती है यह मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो पर्वतीय मिट्टी। चूँकि हिमालय पर वनस्पतियों और जंतुओं की प्रचुरता होती है, इस कारण से हिमालय के पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इस वजह से हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। इस वजह से पर्वतीय ढालों पर सेब, चाय, नाशपाती की खेती की जाती है। लेकिन पर्वतीय मिट्टी एक पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखें, पर्वतीय मिट्टी जो है यह एक पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी यहाँ आप देख सकते हैं। केरल और तमिलनाडु के अधिक वर्षा वाले जो तटीय क्षेत्र हैं, जल जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। कहाँ कहाँ? केरल और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जल जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस मिट्टी का? पीट एवं दलदली मिट्टी इसे कहा जाता है। गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। पीट भूमि में ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। पीट भूमि में जो है ह्यूमस की मात्रा क्या है? अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और ह्यूमस होता क्या है? तो वनस्पतियों के सड़ने गलने से जो भूपर पट्टी के ऊपरी परत पर जो हिस्सा बन जाता है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। तो पीठ भूमि में ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जबकि दलदली पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और उड़ीसा के तट जो चक्रवाती वर्षा होता है पाई जाती है। मतलब कि दलदली मिट्टी जो है वह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और उड़ीसा के तट पर, इन दोनों क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को दलदली मिट्टी कहते हैं। और दलदली मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है वह लगभग 45 से 50% पाया जाता है। सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा किस मिट्टी में? तो दलदली मिट्टी में। कितना प्रतिशत? तो 45 से 50% ह्यूमस की मात्रा इन मिट्टियों में पाया जाता है। मगरमच्छ के रहने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो दलदली क्षेत्र जो है यह मगरमच्छ के रहने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। अधिक सिंचाई वाले स्थानों पर लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रेह और कल्लर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो रेह नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? लवणीय और क्षारीय मिट्टी को। और एक कौन सा नाम है? तो कल्लर। कल्लर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह
और कलर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में मिट्टी को कुल 11 वर्गों में रखा गया है, यह याद रखेंगे। विश्व भर में मिट्टी को कुल कितने भागों में, तो 11 वर्गों में, जबकि भारत में कुल मिट्टी का कितना वर्ग है, 8 वर्ग है। इंसेप्टिसॉल, तो विश्व भर में जो 11 भागों में जो डिवाइड किया गया मिट्टी को, वह 11 आपको याद नहीं रखना है। जो प्रमुख है, जो 2-4 प्रमुख है, उसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। इंसेप्टिसॉल, इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिट्टी को रखा गया। तो एग्जाम ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिट्टी को वैश्विक स्तर पर मृदा की किस श्रेणी में रखा गया है, तो आप बोलेंगे इंसेप्टिसॉल श्रेणी के अंतर्गत भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिट्टी को रखा गया है। वर्टिसॉल, दक्कन पठार की काली मिट्टी को, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछता है अत्यधिक कि काली मिट्टी को वैश्विक स्तर पर मृदा की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो वर्टिसॉल के अंतर्गत इसे रखा गया है। राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को एरिडीसॉल के अंतर्गत रखा गया है। कहाँ रखा गया, एरिडीसॉल के अंतर्गत। पीट और दलदली मिट्टी को हिस्टोसॉल के अंतर्गत रखा गया है, जबकि लेटेराइट मिट्टी को ऑक्सीसॉल के अंतर्गत रखा गया है। कुछ प्रमुख बातों को आप लोग जान लीजिए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1953 में हुआ, तो पूछता है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1953 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थलीय भूमि होने के कारण। प्रतिशत की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल का बंजर भूमि सबसे अधिक कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो लवणीय मृदा क्षेत्र सर्वाधिक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश, मतलब क्या, यूपी में पाया जाता है। तो आज हम लोग मृदा, भारतीय मृदा को समझने का प्रयास किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भारतीय मृदा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा होगा, वह सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।